हमारे साथ हमारे अगले पैनल के जो पैनलिस्ट हैं, मेहमान हैं, वो आ चुके हैं। महम से निर्दलीय विधायक आदरणीय बलराज कुंडू जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बलराज कुंडू जी का। और शासन से लगातार तीखे सवाल करते आए हैं, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं बलराज जी, आप प्लीज मंच पर आइए। साथ ही रोहतक से विधायक आदरणीय बीबी बत्रा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से बीबी बत्रा जी का भी स्वागत है मंच पर। आप दोनों ही प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं निवेदन करूंगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक मोहित सिन्हा जी से कि वो मंच पर आएं और पुष्प गुच्छ देकर हमारे दोनों ही अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर आमंत्रित हैं मोहित सिन्हा जी। तो ये दोनों ही विधायक ऐसे हैं जो अक्सर विधानसभा में सवाल उठाते रहते हैं, हरियाणा के विकास की बात करते रहते हैं और भ्रष्टाचार विरोधी जितनी भी चीजें हैं वो सभी इन्होंने हमेशा उठाई हैं। इससे पहले सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन कुछ मुद्दों पर जब मनमुटाव हुआ तो अलग भी हुए। अपना खुद का एक पक्ष रखा, अपना पक्ष मजबूत रखा और जो चाहा वो किया। अपने दम पर राजनीति करते हैं और इसके लिए ये दोनों ही जाने जाते हैं। मैं हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। साथ ही जयप्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी, वो भी मंच पर आमंत्रित हैं। आप दोनों आए और इस पैनल की शुरुआत करें। तो अब राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीति पर चर्चा होगी, सरकार से तीखे सवाल होंगे। और ओवर टू यू विनोद जी और मेरे सहयोगी जयप्रकाश जी। शुक्रिया हार्दिक। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बात हो रही है इमर्जिंग हरियाणा की, यानी उभरते हरियाणा की बात कर रहे हैं। और देखिए अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले आपने देखा शिक्षाविद भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे। उससे पहले आपने देखा कि बीजेपी नेताओं की क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है, उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई। लेकिन विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। विपक्ष को सरकार का काम कैसा रास आ रहा है, या फिर विपक्ष की भी अपनी राय है। इसलिए इस अगले पैनल में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। एक बार फिर से मैं परिचय करा दूं, बलराज कुंडू हैं, महम के निर्दलीय विधायक है। बलराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीबी बत्रा हैं, कांग्रेस के विधायक है रोहतक से। बीबी बत्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत बलराज कुंडू जी आपसे ही कर लेता हूं। पहला सवाल आपसे, मतलब आप पर तो बगावत फिल्म भी बन सकती है सर। आप तो बागी है, पहले बीजेपी से बागी हुए, फिर बगावत कर दी, फिर कहीं ना कहीं बगावत ही करते रहते हैं। आपने बड़ा गंभीर सवाल में घेरे में ले लिया मुझे स्टार्टिंग में ही। पहली बात तो चलो आपने बगावत वाली बात की, तो मैं बगावत वाली बात पे आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कोई बगावत नहीं की। मैंने जिस दिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना और मुझे वो जिम्मेवारी दी और मेरे ऊपर जो विश्वास किया, नहीं, पहली बगावत तो वही हो गई ना। जयप्रकाश मैं जोड़ देता हूं। चेयरमैन साहब थे आप, पहले अब विधायक जी हैं। वो सारी पिक्चर, वो सीन हमें याद है कि चेयरमैन ही छोड़ी, बीजेपी की आपकी दावेदारी थी, खड़खड़ा साहब बाजी मार के ले गए। बागी बनने के लिए तो आपको मजबूर किया आपकी पार्टी ने। चलो आपकी बात पे मैं, विनोद भाई आप खुद कह रहे हैं कि मुझे बागी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं उसको मजबूरी नहीं कहता। मैंने अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं किया। मैंने एज ए विधायक भाजपा को समर्थन दिया, ये सोच के दिया कि पूरा प्रदेश ये कहता था कि ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार सरकार, उसी के तहत मैंने दिया। और उसी उम्मीद के साथ भी जो जो चीजें मेरे सामने हैं, शायद इनके मुख्यमंत्री के पास वो चीजें नहीं पहुंच पाई, और वो चीज लेके मैं मुख्यमंत्री जी के पास में गया विधानसभा में। पूरे प्रदेश ने उस एपिसोड को देखा है। उसके बाद जो निराशा मुझे लगी, उस निराशा से मैंने वो समर्थन वापस लिया। मैंने बगावत नहीं की, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष बगावत नहीं है। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, मेरा मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ था और मैंने समर्थन दिया था ईमानदारी को। एक मैं बहुत चुभता हुआ सवाल आपसे पूछूंगा, सिर्फ सरकार से ही नहीं, हर पार्टी से, हर विधायक से, हर मंच से। बत्रा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। कुंडू साहब, जिस कुंडू साहब को हम जानते थे, चंडीगढ़ में मिलते थे, दिल्ली में मिलते थे, एक रेड होती है, इनकम टैक्स की कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं, उसके बाद कुंडू साहब के भी सुर कहीं ना कहीं बदल गए, कुछ मीठे हो गए या कुछ कम तीखे हो गए। देखिए, आप किस बात पे ये बात करें, वो एक प्रक्रिया थी,
वो जैसे भी करवाई गई, मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता। हम लोग बिजनेस के बगैर तो राजनीति हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, और उसी के सहारे हमारा ये राजनीति भी चल रही है। हम लोगों की तरह राजनीति नहीं करते कि उनका कोई बिजनेस नहीं है और उनके हजारों हजारों करोड़ की संपत्तियां इकट्ठी हो रखी हैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और उसमें आईटी की रेड आती है तो उन्होंने अपना प्रक्रिया पूरी करी। अनियमितताएं की बात तो होती जब मैं मेरे को अरेस्ट करके ले जाती, बत्रा साहब, उसमें कोई आप सहमत हैं? नहीं, मैं मेरी एक पूरी मिनट बात ले करने दीजिए विनोद भाई। उसमें कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वी विल पे, हम उसको देंगे। इसमें कोई अनियमितता वाली बात कोई भी नहीं आई, और मेरे पास कोई ऐसा गलत डॉक्यूमेंट या गलत कोई ऐसी चीज नहीं, वो अदरवाइज अब तक के आपके सामने होता, मेरे भी हथकड़ियां लगा के अंदर होता मैं भी। बत्रा साहब से मैं कमेंट ले लेता हूं, सीनियर भी हैं आपके और पड़ोस में ही है, रोहतक है, महम है, विधानसभा। सर मैं आ रहा हूं, आपके सवाल दूंगा। रोहतक में आए, कांग्रेस की बात ना करें, बत्रा साहब की बात ना करें, ये संभव नहीं है। आप आकलन कर लीजिए अपने छोटे भाई का, आप लोगों की तरफ ये रुख क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर बीजेपी के खिलाफ है तो एक स्वाभाविक कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, और ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस विधानसभा में रहती है, मैं आपको आकलन के लिए, क्योंकि बड़े हैं ये तो आप मानेंगे, आप आकलन कैसे करते हैं बलराज कुंडू को? और ये एक ऑप्शन देखते हैं कि क्या कांग्रेस में इनका एक स्पेस हो सकता है? मैंने इनसे पूछा नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं। ऐसे है कि कुंडू जी विधानसभा के अंदर अपना पक्ष बहुत अच्छा रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं, पर जहाँ तक इस सरकार की कार्रवाई की बात है, वो तो एक सीबीआई और ईडी हथकंडा ही है, उसमें भी कुंडू साहब को लपेट लिया गया। और बिजनेसमैन तो अब इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हैं। ये सरकार तो प्रजातंत्र के सारे मूल्यों को त्याग चुकी है, और ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो सारे प्रांत के अंदर भी है और सारे प्रदेश के अंदर भी है। जहाँ तक कुंडू साहब का सवाल है, वो उनकी अपनी एक राजनीति है, एक अपनी छवि है, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक अच्छी छवि रखते हैं, मैं तो यही कहूँगा। बीबी बत्रा जी, देखिए हम रोहतक से कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उभरता हरियाणा की बात हो रही है, विकास के मुद्दे पर बात हो रही है। आपसे पहले मनीष ग्रोवर जी भी थे। सर, एक जब हुड्डा सरकार की चलती थी तब ये बात होती थी कि देखिए रोहतक का ही विकास हुआ और पूरे हरियाणा का कहीं विकास नहीं हुआ। लेकिन सर मेरी तो आज तक भी समझ से परे है। हालांकि मनीष ग्रोवर जी से मैंने पूछा कि जब बारिश आती है रोहतक डूबता तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आज तक वो भी नहीं बता पाए क्यों डूब जाता है। सर अब तो आप भी विधायक हैं, ये रोहतक क्यों डूब जाता है? अब ये बहाना मत बताएंगे सर मैं तो विपक्ष में हूं सर, हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्या करें। नहीं, ये बातें तो आपको मुख्यमंत्री से पूछनी चाहिए कि रोहतक के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और रोहतक की डेवलपमेंट में पिछले 8 साल के अंदर इस सरकार ने कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं की है। हर एक चीज़ कीजिए, जो एक बहुत सुंदर शहर जो हिंदुस्तान के 36 सिटीज़ में से एक सिटी गिना जाता था, यहाँ पर सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स है, आरओबीज बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी है, आप एमडीयूजीसी के प्रांगण के अंदर बैठे हैं, इनका भी स्टेटस देखिए कि इसका कितना बड़ा महत्व है और कितना बड़ा यूनिवर्सिटी बन गई है। हेल्थ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं हम, और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर हैं, उस बात के लिए रोहतक बत्रा साहब, मेरा अगला सवाल तैयार हो रहा है। जितनी आप खूबियां रोहतक की बता रहे हैं, मैं रोहतक में बैठा हूं, कोई दर्शक बुरा ना माने, मैं पहले कह दूं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पर एक आरोप सबसे ज्यादा लगता है कि ओल्ड रोहतक, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, उसके तो वो सीएम थे और वहां काम करते थे। नहीं किया, कितना किया वो एक अलग विषय है। जिस कामों को आप गिनवा रहे हैं, इसी की वजह से आप लोग, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष जो हैं, एक 3 डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं ना कहीं सिमट के रह गए, पूरे हरियाणा में उतना प्यार नहीं मिला। क्या हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी इतना न्याय नहीं हुआ था? ऐसे कि आपके जो आपने कहा उससे मैं मतभेद रखता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि क्या पंचकुला की डेवलपमेंट नहीं हुई है? क्या कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट नहीं हुई है? क्या फरीदाबाद की डेवलपमेंट नहीं हुई है? क्या कुरुक्षेत्र, क्या आज का प्रारूप अंबाला नहीं, आप गुड़गांव देखो, मिलीनियम सिटी हम इसको कहते हैं, उसको सवाल से नहीं, आपके से बिल्कुल सहमत नहीं है इस बात के लिए कि ठीक है, जहाँ का मुख्यमंत्री होता है वहां पर 19-21 का फर्क तो होता ही है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। मैं ले लेता हूँ, मैंने आपका भी एक बार कुंडू जी, आप सहमत हैं सवाल से? देखिए, मैं तो उसमें एक सवाल करना चाहता हूं।
भाई हुड्डा साहब पे कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट का लेबर तो लगता है। इस 8 साल में ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट तो बता दें जिसको डेवलप किया इन्होंने। भाई हुड्डा साहब पे 3 डिस्ट्रिक्ट का सब चिल्ला रहे हैं। भाई रोहतक सोनीपत झज्जर को डेवलप कर दिया, पैसा लगा दिए। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ये एक डिस्ट्रिक्ट तो बताएं जिसको इन्होंने चमका दिया हो। 8 साल हो गए सरकार को आए हुए, आज भी जो है ना पिछली सरकार पे दोष मंडने के अलावा इनकी अपनी उपलब्धि तो गिनाए। आज क्या है, आज जिस प्रोग्रेसिव हरियाणा की बात कर रहे हो आप, कौन सी उन्नति की बात कर रहे हो? सर जब आप बीजेपी में थे जी, आपकी ही जुबान से मैंने 10 बार सुना, वो ठीक है कि आपको टिकट नहीं मिला, कि कुंडू देखिए आप साहब, पर्ची और मैं खर्च उसका बात का जवाब मेरे पास है, मेरे पास जवाब है। कुंडू साहब कोई बीजेपी में नहीं थे। नहीं, जब ये इनको आप- टिकट नहीं, की टिकट के दावेदार थे, जब टिकट के दावेदार थे कि इंडिपेंडेंट इनको- एमएलए की अपनी एक प्रेरोगेटिव होता है। ही कैन एक्सटेंड द सपोर्ट द गवर्नमेंट, ही कैन नॉट एक्सटेंड, बट सो फॉर एज जिस दिन उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया उसके बाद बीजेपी का ये वास्ता नहीं है दोस्ती इनका। क्या रंग लाएगी? उससे बीजेपी ये से क्या दोस्ती, वास्ता रह गया उसका? ये जो दोस्ती मंच पे नजर आ रही है, नहीं दोस्ती नहीं है। नहीं आ रही है, नहीं आ दोस्ती रही भी है। है, पड़ोसी भी ये दोस्ती है। क्या रंग लाएगी? कोई नई नहीं, तस्वीर दिखाएगी? पड़ोसी भी हैं, दोस्ती भी है, अच्छे मित्र भी हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी दी, पारदर्शी तरीके से हम नौकरियां दे रहे हैं। पहले हुड्डा सरकार में नौकरियों की बोली लगती थी, वो तो ये दावे करते हैं। आपने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा ईमानदार सरकार और ईमानदार मुख्यमंत्री हमारा। सर ये इससे ज्यादा बातें तो इससे टीवी ज्यादा चैनल्स पे आ भ्रष्ट चुकी हैं, सरकार उनकी तो टैची की टैची इस हरियाणा पकड़ी के जा रही अंदर है। कभी नहीं हो सकती। आप बात करते हैं पर्चियों की, बात करते हैं जहां तक है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द हरियाणा सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 2-3 दिन से पहले ही अखबारों में आ रहा है, मेंबर तक भी बीच में इन्वॉल्व हैं। व्हाट अबाउट द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर आपको कितनी बोलियां लगी हैं सब। इस देखिए मैं भ्रष्टाचार इसका की- जवाब, देखिए मैं बीजेपी के बिहाफ पे नहीं दे सकता, लेकिन जर्नलिस्ट हूं, बीजेपी के कोट्स मेरे पास है, मैं याद है हरियाणा ही कवर करता हूं। बीजेपी ये कहती है कि अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग बिना विपक्ष का मुद्दा उठाए खुद ही उसको लांबा जी, रेक्टिफाई बिल्कुल, करते हाँ, हैं नहीं, और उसको जेल बात- भेजते हैं। और बा- नहीं, मैं बात आपकी कहने में बढ़िया लगती है। कौन सी इंक्वायरी को लॉजिकल एंड्स तक पहुंचाया गया ये मैं आज बताता हूं। कौन सी इंक्वायरी तो 2 मिनट में मुख्यमंत्री कर देते हैं, उसके बाद उसको निपटाने में लग जाते हैं, उसको कवर अप करने में लग जाते हैं। कौन सी ऐसी इंक्वायरी है जिसकी रिपोर्ट आज तक सदन के सामने हुई? कौन सी ऐसी इंक्वायरी है कि जिसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक के सामने आई? गठबंधन क्या सरकार शराब घोटाले की रिपोर्ट सामने मैं आई? आता हूं, क्या बत्रा साहब, डाडम की रिपोर्ट सामने आई? इस गठबंधन सरकार के 2-3 पहिए हैं, निर्दलीय भी है, जेजेपी भी है, बीजेपी भी है। 2 विधायक बैठे हैं जो बिंदास बात करते हैं और ठोक के अपनी बात रखते हैं। आप लोगों के लिहाज से इसमें बीजेपी की गलती ज्यादा है, जेजेपी की ज्यादा है, या इंडिपेंडेंस की ज्यादा है, जो भी आप आरोप सरकार पर लगा रहे हैं? नहीं, so far as working of the commission, subordinate service commission and Haryana Public Service Commission, I hold directly responsible Chief Minister of the state, because his interference is everywhere and he puts the explanation already services के बारे में देते हैं। He should own the responsibility कि स्कैंडल्स क्यों हो रहे हैं, किस बात की नौकरियां बिक रही हैं। आप सर्विस अपना ट्यूशन सेंटर है और कोई सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर एडवांस पे बोलियां लग जाती हैं, एडवांस पे। इससे ज्यादा भ्रष्ट और जितनी बदनामी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवाई है सारे हिंदुस्तान में, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की। हमारे से यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छा है, हमारे से JNK का अच्छा है, हमारे से राजस्थान का अच्छा है। हरियाणा में तो दाग ही दाग लगाए हैं कमीशन ने। इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? बत्रा साहब, एक बड़ा सवाल है। ये तो आपने सरकार पर सवाल उठाए, मैं एक आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं। आपकी यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। आपको नहीं लग रहा कि आप आला कमान को ये कहें कि भैया पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए? इट्स ए वेरी गुड स्टेप, और आप देखो कि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी फोर्स और विकल्प के रूप में आपको नजर आएगी। आप देख ले हैं कि चाहे मीडिया, ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का जो रिस्पांस राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी को रिस्पांस मिल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा कांग्रेस को जोड़ पाएगी? निश्चित रूप से। आज का आपके सामने आपके तीनों कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, अपनी डपली, अपना राग, आपके अध्यक्ष लांबा जी लंबे समय से संगठन का निर्माण, मतलब संगठन का गठन नहीं हुआ, पर 1-2 दिन मेरा में सवाल गठन हो गलत है क्या जाएगा। सर? क्या पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष जहां नजर आते हैं, बाकी के 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी उसी मंच पे नजर आते हैं?
नहीं, सब कोई ऐसा कोई डिफरेंसेस वाली बात नहीं है। एक कांग्रेस एक समुंदर है और समुंदर के बहाव से सारे आगे आगे चलते हैं। कुंडू साहब, लेकिन आपके कुछ लोग छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई छोड़ गए, तो मैं वही बात जिक्र कर रहा था ना कि जोड़ो आप करिए। कुलदीप बिश्नोई हैज प्लेड ए पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। देयर वाज ईडी प्रोसीडिंग्स, लुकआउट नोटिस उनको था, उसको शील्ड करने के लिए ये उन्होंने सूनर और लेटर ही वाज टू गो। चलिए आखिरी पाड़ा पर आ गए। मैं कुंडू साहब से सवाल लेना चाहूंगा। कुंडू साहब, दोस्ती में आप कमेंट करें ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लपेटने पे आते हैं, अगर हरियाणवी में कह दूं तो बख्शते आप किसी को भी नहीं है, चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, और कांग्रेस पर भी और हुड्डा साहब पर भी आपके बयान मुझे याद आते हैं। एक आपने एक मंच शुरू किया था, उसमें कॉल वगैरह शुरू की थी, मेरी आपसे उस दौरान बातचीत भी हुई थी। उस स्टेप पर आगे जाना चाहेंगे, या कांग्रेस आपको लगती है इतनी पावरफुल है? कुछ रुझान बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर भी था कि जब सरकार बनी पंजाब में, उसके बाद कुछ कहीं ना कहीं नजर आया। कुंडू साहब किस और राजनीति को अपनी देखते हैं आगामी चुनाव में? देखिए, अभी 2 साल है अगले चुनाव को, लेकिन आपने एक सवाल पूछा है। मैंने जन सेवक मंच बनाया है और उसको मैं प्रोसेस में डाल रहा हूं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को, यूथ को उसके अंदर मैं कनेक्ट कर रहा हूं, और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले नए साल में एक नई पार्टी का जो है ना निर्माण करने के लिए हमने प्लानिंग की है, जिसको हम बनाने जा रहे हैं। आप ये आज मंच से कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये मंच से आपके माध्यम से इस बात की मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित रूप से उसके अंदर पढ़े लिखे युवा एनर्जेटिक लोगों को एक दल बना के स्पेस है हरियाणा के प्रदेश एक और नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस है हरियाणा में। मेरा उद्देश्य लोगों को जागृत करना, युवाओं को आगे लेके आना। आज जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार के आज ये मंच में आपने एक प्रोग्रेसिव हरियाणा की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोग्रेसिव है? अभी मैं वैसी गांव से होके आया हूं, आपने न्यूज देखी, उस टीवी में चलेगी, एक हफ्ते पहले एक छत गिरी है गरीब की, और उसके नीचे एक 15 साल की बेटी, जो होनहार बेटी थी, जो मेरिट लिस्ट में आई हुई थी, वो 37 के नीचे एट स्पॉट उसकी डेथ होगी। उसके 4 दिन के बाद में उसकी दादी जो उसके साथ, उसकी डेथ होगी। 2 एक गरीब के, उसके घर में वहां 5 और ऐसे ही मकान जो कभी भी गिर सकते हैं, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ये उसका जो दावा करते थे 2022 तक हर गरीब को घर देने की, उनकी असलियत में आज मेरे फोटो में है, मैं भी आपके पास भेजूंगा। ये प्रोग्रेसिव। आज यूथ किस प्रकार से हताश और निराश है। आज बेरोजगारी में हम कहां हैं? सारी जॉब्स बंद कर दी। जॉब्स का आगे कोई, पिछले जो ये गठबंधन की नंबर 2 सरकार मनोहर जी की है, इसके 2019 के बाद आज तक एक भी कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया सर आज सिरे नहीं चढ़ी। कुंडू साहब ये कह रहे हैं कि हरियाणा बदल नहीं रहा, बदलाव चाह रहा है। हरियाणा बदलाव चाहता, निश्चित। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी एक बात और कहना चाहता हूं। आपने बोला कि पहले कांग्रेस के ऊपर आपने लगाया, मैं आपसे पूछता हूं, मैं सदन में भी ये बात कहता हूं, अगर कांग्रेस के अंदर कुछ खामियां थी तभी तो आपको बीजेपी को लेके आए ना लोग, हरियाणा के प्रदेश के लोग। आज भी आप उसकी बात, आप अच्छा करके इस प्रदेश में क्या किया उस चीज के ऊपर, आज सिवाय जात पात के, ये झूठी बातों के, आप जिस नौकरी की बात कर रहे हो, कुछ देर पहले प्लानिंग की बात कर, मैं आपको एक बात का दावा करता हूं, ये रोहतक के लोग बैठे हुए हैं, 8 साल पहले रोहतक के अंदर वो पानी की भराव की समस्या नहीं थी जो आज डेवलप कर दी, क्योंकि यहाँ के जो अनपढ़ नेताओं ने, जिनकी अपनी प्लानिंग की वजह से आज रोहतक शहर का भट्टा, कौन नाम भी ले लीजिए किसका रोहतक, आज यहाँ पे जो आप समझ सकते हो, जिसको नाम आप लो ना, नकारे हुए नेता, नकारे हुए इस रोहतक शहर के, रोहतक के लोगों के नकारे हुए नेता आज इस शहर की प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं। पूरा रोहतक आज सड़कें जाके जर्जर हो रखी हैं, सारे में गड्ढे, बुरा हाल, पानी की, सारे अपने चहेतों को टेंडर देकर उन्होंने जो ये हाल कर दिया इस रोहतक शहर का, इसको नरक बनाने का काम कर दिया। चलिए सर, हमारे पास बनाने जो बड़े बड़े दावे करते हैं रोहतक के विकास की बात, मैं जवाब नहीं ले पाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 2 लाइन जरूर, जल्दी से इस बात के लिए। आप ये कह रहे हैं कि इमर्जिंग हरियाणा, मैं ये कहूँगा कि पिछड़ता हरियाणा। इमर्ज कहीं से भी नहीं हो रहा है किस बात के लिए। आप देखो कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बड़ी एम्बिशंस की बात करते हैं, पर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड धरातल के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। सबसे बड़ा एम्बिशियस प्लान मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो का दिया, धज्जियाँ उड़ रही हैं इस बात के लिए। सर्विसेज के मैटर में क्या बुरा हाल है। अब पिछले दिनों डाडम का आपका साहब देखो, और सबसे बड़ी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नूह और तावड़ू की पहाड़ियों को ये माफिया खा गया, और जो कमीशन अपॉइंट हो रहा है वो ये है कि सुझाव दिए जाए कि ये तो कोई भी सुझाव दे देगा कि हाउ टू रिस्ट्रिक्ट
एंड उनको कैसे कैप किया जाए, क्योंकि पर ये इतनी कुछ पहाड़ियां चली गई, खा गए, ये खनन माफिया खा गया, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि हु इज चलिए रिस्पॉन्सिबल। सर, ये बिल्कुल सही बात है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार कह रही है, मनोहर सरकार कह रही है कि उभरता हरियाणा, लेकिन ये कह रहे हैं कि उभर नहीं रहा है हरियाणा। इस पर लगातार हमारी चर्चा रही है। हार्दिक, ओवर टू यू। बिल्कुल, मसले बहुत सारे उठाए, लेकिन हिम्मत हो इंसान में तो क्या हो नहीं सकता। और ऐसा कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता? प्रयास आप करते रहें तो हर मसला हल हो सकता है, हर सवाल का जवाब है, हर परेशानी का समाधान निकल सकता है। आप प्लीज मंच पर बने रहिए। मैं निवेदन करूंगा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक श्री रमेश चंद्रा जी से कि वो मंच पर आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री बलराज कुंडू जी को और श्री बीबी बत्रा जी को। ये स्मृति चिन्ह कुछ धातु के प्रतीक चिन्ह जरूर होते हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाओं से, इस तरह की वार्ता से जो सार निकल कर आता है, जो स्मृतियां ये राजनेता हमारे हृदय पर छोड़कर जाते हैं, वो जरूरी होता है। और उसी का प्रतीक है ये धातु का स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बलराज कुंडू जी का। और साथ ही मंच पर बीबी बत्रा जी भी हैं। रमेश चंद्रा जी सम्मानित करते हुए बीबी बत्रा जी को। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।